12वीं का अध्याय 11वां फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, कंपनियों का स्थिति विवरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वित्तीय विवरण आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा था, जिसमें हम सोल ट्रेडरशिप यानी एकाधिकार व्यापार के संबंध में हमने वित्तीय विवरण पढ़े थे। उसमें हम 2 अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इन दोनों को हम बोलते थे आय विवरण। उसके बाद दूसरा एक विवरण होता था स्थिति विवरण, उसके अंदर हम बनाते थे बैलेंस शीट। आपने कक्षा 11वीं में जो वित्तीय विवरण पढ़े थे, कक्षा 12वीं में भी वही वित्तीय विवरण है, लेकिन हम इनको कंपनी के परिप्रेक्ष्य में देख पाएंगे। इसमें केवल एक अंतर है, ये स्टेटमेंट फॉर्म में है और आपके पिछले वर्ष आपने जो पढ़े थे वित्तीय विवरण वो आपके अकाउंट फॉर्म में थे, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डेबिट और क्रेडिट 2 पक्ष होते थे, जबकि अब हम कंपनी के वित्तीय विवरण के अंतर्गत केवल वर्टिकल फॉर्म में बनाएंगे, यानी डेबिट और क्रेडिट नहीं होंगे। लायबिलिटीज़ और एसेट्स को भी हम सीधे हाथ और उल्टे हाथ की तरफ ना लिखकर एक के नीचे एक ही हम इसको लिखेंगे। तो ऐसे विवरण जो किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति और लाभदायकता को बताते हैं, इन्हें हम कंपनी के वित्तीय विवरण कहते हैं। ये हर वर्ष अंत में बनाए जाते हैं। जब वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग होती है, तो मूलतः 4 प्रकार की रिपोर्ट्स वहाँ प्रस्तुत की जाती हैं, जिसमें पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, जिसमें ये बताते हैं कि जो भी निर्देश हमने दिए थे, क्या उन निर्देशों को पालन करते हुए कंपनियों में काम हुआ है। दूसरा रिपोर्ट जो होती है वो ऑडिटर्स रिपोर्ट होती है। ये बताते हैं कि जो अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं, क्या वो प्रॉपर अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो करते हुए बनाए जा रहे हैं या नहीं बनाए जा रहे हैं। तीसरी जो रिपोर्ट होती है वो होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें 2 तरह के स्टेटमेंट बनाते हैं, एक होता है आपका इनकम स्टेटमेंट, जिसे हम आय विवरण कहते हैं, और दूसरा होता है पोजीशन स्टेटमेंट। इसके अंदर स्थिति विवरण यानी बैलेंस शीट को हम बताते हैं। फोर्थ जो रिपोर्ट, चौथी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है नोट्स ऑफ अकाउंट। इसके अंतर्गत हम जो भी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग जितने भी आइटम्स थे, उनको डिटेल में हम पढ़ते हैं। वित्तीय विवरण बनाने के कंपनी के कुछ उद्देश्य होते हैं। तो पहला उद्देश्य होता है कंपनी का, कोई भी कंपनी अपने वित्तीय वर्ष के अंत में ये जानना चाहती है कि हमारी लाभदायकता क्षमता जो है वो कितनी है, हमारा व्यापार किस प्रोग्रेस पे जा रहा है, किस परसेंटेज पे हमारा लाभ पिछले वर्षों की तुलना में अभी अधिक है या फिर कुछ कम तो नहीं हो रहा है। दूसरा इसका उद्देश्य बनाने का इफेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जो भी हमारे रिसोर्सेज जो स्रोत हैं क्या हमने उनका पूर्णतः विधोन किया है, क्या हमारे एम्प्लॉयज़, क्या हमारे मैनेजर्स, क्या हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, क्या उन्होंने अपने पूर्णतः अपनी कैपेसिटी से काम किया है, जिससे कि हमारी लाभदायकता क्षमता पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। इसका एक उद्देश्य होता है, ये हेल्प करता है हमारा कंपैरेटिव एनालिसिस यानी कि तुलनात्मक अध्ययन। हम अपने वित्तीय विवरणों से अपने गत वर्ष में जो स्थिति विवरण है उनसे हम तुलना कर सकते हैं, और हमारे जो प्रतियोगी हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, हम उनके स्थिति विवरण से भी अपने स्थिति विवरण की तुलना करने पर ये मालूम करते हैं कि हमारी कंपनी का स्टेटस दूसरी कंपनी जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे कितना अच्छा है या कितना बुरा है, और गत वर्ष की तुलना में हमने आज की हमारा पोजीशन है वो पहले से अच्छा है या पहले से ख़राब है, हमको ये देखना पड़ेगा। अगला उद्देश्य जो हमारा वित्तीय विवरण है, ये हमको इन्फॉर्मेशन या सूचना देता है, हमारे बिजनेस की जो ख़ास सूचनाएं हैं उससे संबंधित हमें इससे निर्देश लेने में आसानी होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ आवश्यक बातों का होना ज़रूरी होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होना चाहिए। तो सबसे पहली बात है सिंप्लिसिटी यानी सरलता। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतने सरल होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति उसको समझने में उसको कठिनाई ना हो, वो आसानी से उसको बोधगम्यता हो जाए उसके अंदर। दूसरा है कंपैरेटिबिलिटी यानी कि तुलनात्मक। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होना चाहिए कि जब हमको उसकी तुलना अपने कॉम्पिटिटर्स प्रतियोगी हों या फिर हमने गत वर्ष अपने स्वयं के फाइनेंशियल वित्तीय विवरण या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से करना हो तो आसानी से की जा सके। इसमें तीसरी जो आवश्यक बात है वो होना चाहिए अंडरस्टैंडेबिलिटी यानी कि समझ योग्यता। कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से समझ सके
कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होना चाहिए, कुछ कठिनाई नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसे रूल्स नहीं होना चाहिए जो कि वो अनभिज्ञ हो जिस चीज़ से। चौथी जो बात है, रिलीवेंस होना चाहिए, यानी कि वित्तीय विवरण में आपकी इनकम इस वर्ष की है तो आपके एक्सपेंसेस भी इसी वर्ष के होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने खर्चे आप इस वर्ष के ले रहे हैं और इनकम आपने गत वर्ष की ले ली, तो जिससे कि आपके रिजल्ट सही नहीं आएंगे। और अगला इसका जो आवश्यक बात है वो है टाइमली, यानी समय। तो टाइमनेस होना चाहिए इसमें, यानी कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक निश्चित समय के अंतर्गत बन जाना चाहिए। और लास्ट है इसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, पारदर्शिता। लेखांकन वित्तीय विवरणों के अंतर्गत पारदर्शिता होना चाहिए, यानी ट्रांसपेरेंसी, जो कि कोई बात इसमें आपकी छुपी नहीं होना चाहिए। कंपनी के ऑनर को चाहिए कि वो अपनी हर एक बात को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ इसमें रखें। वित्तीय विवरण के जो यूज़र्स हैं या वित्तीय विवरण जिन लोगों के लिए ज़रूरी होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के यूज़र्स के लिए आवश्यक है। तो इंटरनल यूज़र्स कौन से होंगे और एक्सटर्नल कौन से होते हैं वो हम पढ़ते हैं। तो पहला है इंटरनल यूज़र्स, यानी कि आंतरिक लोग जो कि जिनको आवश्यक होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जानने समझने के लिए, तो वो हो सकते हैं शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को ये जानना कि इस वर्ष में हमारी जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें हमको कितना डिविडेंड प्राप्त होगा या हो सकता है, इसको जानने समझने के लिए वो वित्तीय विवरण की सहायता ले सकते हैं। दूसरे है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में कई तरह के डिसीजंस लेना पड़ते हैं, निर्णय लेना पड़ते हैं। वो निर्णय का बेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता है कि गत वर्ष की तुलना में हमारी आज के व्यापार की स्थिति क्या है और भविष्य में क्या होना चाहिए। मैनेजमेंट के जितने भी मैनेजर होते हैं वे सभी इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हुए भविष्य के निर्णय लेते हैं। फिर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इंटरनल यूजर्स में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वित्तीय विवरणों को देखते हुए समझकर और मैं एनालिसिस कर ये ज्ञात करते हैं कि जो भी हमने टारगेट लिए थे क्या काम उनके अनुरूप किया गया है या उनके अनुरूप नहीं किया गया है। अगर नहीं किया गया है तो उसमें क्या कमियां थी और भविष्य में क्या सुधार हो सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सटर्नल यानी बाहरी जो यूजर्स हैं वो कौन कौन होते हैं उनको देखते हैं। तो पहला है क्रेडिटर्स, जो कि लेनदार। लेनदार से मतलब है जिनसे हम क्रेडिट परचेज करेंगे, जिनसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है, तो वो क्रेडिटर्स हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हुए ही आपको उधार माल देते हैं या वो अपने पिछले कई वर्षों का आपको रिकॉर्ड देखते हैं और रिकॉर्ड आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही शो करता है कि हमारी वित्तीय स्थिति क्या है और क्या हम उनके समय पर उधारी चुकता कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगले यूजर्स हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टर, जो कि आपको फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे। ये भी आपकी वित्तीय स्थिति जानने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं, उसी के अनुसार वो आपकी मदद करने आएंगे। बैंक भी आपकी वित्तीय स्थिति जानने के लिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हेल्प लेंगे और उसके बाद ही आपको किसी तरह की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। एम्प्लॉयज़ ये डिसाइड करेंगे कि हमको सैलरी, जिनकी जो कंपनी है पिछले वर्ष से तुलना में काफ़ी प्रॉफिट इनका बढ़ गया है लेकिन हमारी सैलरी अभी नहीं बढ़ी है, ये हमको कितना बोनस ये कंपनी को देना चाहिए, तो वो बोनस देगी क्या। तो ये सब के लिए अगर मैनेजमेंट मना करता है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से अपने इस तरह के डिसीजन और जो समस्याएं हैं उसका हल कर सकते हैं। और गवर्नमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही ये निर्णय लेती है कि नेशनल इनकम में कितना कंट्रीब्यूशन, माने राष्ट्रीय आय में आपका कितना हिस्सा है, ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही लेते हैं। तो वित्तीय विवरण में हम सबसे पहले पढ़ते हैं बैलेंस शीट के फॉर्मेट को। तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 सेक्शन 129 कंपनी एक्ट 2013। सबसे पहले हम कंपनी का नाम लिखेंगे, उसके बाद बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट किस फाइनेंशियल ईयर, किस वित्तीय वर्ष के अंत में बना जा रही है उस डेट को हम लिखेंगे 31 मार्च। सो इसमें हमारे 4 कॉलम रहेंगे। फर्स्ट आपका पर्टिकुलर्स, सेकंड आपका नोट नंबर, थर्ड करेंट ईयर्स अमाउंट एंड ये लास्ट ईयर्स अमाउंट। ये हम लास्ट ईयर अमाउंट और करेंट ईयर्स अमाउंट कब लिखेंगे, जब हम अपने ही फाइनेंशियल ईयर के जो अमाउंट है उनको गत वर्ष के अमाउंट से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। तब हम पिछले साल के अमाउंट को यहाँ लिखकर करेंट ईयर की सेल्स हो, चाहे वो शेयर होल्डर्स फंड हो, चाहे वो आपकी किसी भी तरह की लायबिलिटीज एसेट्स हो, उनको तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ हम बैलेंस शीट की बात करेंगे। तो बैलेंस शीट में पर्टिकुलर्स में सबसे पहले वित्तीय विवरण में सबसे पहला पॉइंट है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में
हम सबसे पहले लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर फंड में नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड है। देन फर्स्ट है आपका शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर आपके इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जैसे आप दोनों को अच्छी तरह जानते हैं कि इक्विटी शेयर सामान्य शेयर समता अंश होते हैं, जबकि प्रेफरेंस शेयर पूर्वाधिकारी अंश होते हैं जिनको लाभांश पहले मिलता है समता अंशों से। इसके बाद आपके रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होंगे, जैसे अगर आपने 10 रुपये वाला शेयर अगर 12 रुपये में आपने प्रीमियम पे इशू किया है तो 10 रुपये का तो आपका शेयर कैपिटल में आ जाएगा 10 रुपीज़ से। बाकी जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है, बचा हुआ अमाउंट है 2 रुपये प्रीमियम के, वो आपके रिजर्व एंड सरप्लस में आएंगे। उसी तरह से आपका अगला दिया है शेयर वारंट। तो शेयर वारंट हम उनको इशू करते हैं जो कि कंपनी के ऑनर होते हैं या प्रोमोटर होते हैं। और प्रोमोटर जानते होंगे आप कि उनको बोलते हैं जो कि कंपनी को सबसे पहले अपने माइंड में सेट करते हैं और उसके बाद वो कंपनी को एस्टेब्लिश करते हैं। तो कंपनी उनको शेयर वारंट के रूप में शेयर्स अलॉट करती है। इन पर कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। इसके बाद हमारे आते हैं पेंडिंग अलॉटमेंट मनी। ये वो शेयर होते हैं जैसे आपने एप्लीकेशन आपने इशू किए, लेकिन एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के करने के बीच में ही आपका वित्तीय वर्ष ख़त्म हो गया और आपने उसमें अकाउंट्स बना दिए, तब जो अलॉटमेंट का अमाउंट रहेगा वो पेंडिंग अलॉटमेंट मनी कहलाएगा। थर्ड आपका है नॉन करेंट लायबिलिटीज़। तो नॉन करेंट लायबिलिटीज़ जो कि लॉन्ग टर्म्स रहेंगी, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग इसके अंदर सबसे पहले आएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कौन सी होंगी, जिनको आप 1 वर्ष से अधिक में भुगतान करेंगे, जिनका भुगतान आपको 1 वर्ष से अधिक में करना होगा। इसके अंदर सबसे पहले डिवेंचर्स को हम नाम ले सकते हैं। इसके बाद आपके आते हैं डिफर्ड टैक्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बाद आते हैं आपके ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स के अंतर्गत आप बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स को शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इनको फ्यूचर में आप पेमेंट करेंगे और इनका पेमेंट की अवधि 1 वर्ष से अधिक ही होगी। इसके बाद अदर करेंट लायबिलिटीज़ आ जाएंगी और आपके लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी इसी हेडिंग के अंदर आएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4th नंबर पे आता है आपका करेंट लायबिलिटीज़। करेंट लायबिलिटीज़ जो कि शॉर्ट टर्म की रहेंगी, माने 1 वर्ष से कम समय में जिन लायबिलिटीज़ का हमको भुगतान करना हो वो आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ जो आपकी करेंट लायबिलिटीज़ कहलाएंगी। तो फर्स्ट आपका इसमें आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ऐसी उधार जो आपको 1 वर्ष के अंतर्गत उसके हम भुगतान करना हो। दूसरा आपका ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में आपके बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स को शामिल कर सकते हैं। फिर अदर करेंट लायबिलिटीज़, इनके अलावा अगर किसी और तरह की कोई लायबिलिटीज़ हैं, टैक्स प्रोविजंस हैं, कोई टैक्सेस वगैरह आपको पेमेंट करना है, वो आपकी अदर लायबिलिटीज़ में आ जाएंगे। और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, अगर आपको किसी भविष्य के खर्चे के लिए पहले से ही आपको किसी तरह का कोई प्रोविज़न करना हो तो वो आपके शॉर्ट टर्म प्रोविज़न जो कि 1 वर्ष के अंतर्गत ही आपको उसको पेमेंट करना हो उनको लिया जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अभी हमने लायबिलिटीज़ देखी। लायबिलिटीज़ का टोटल करने के बाद उसी के नीचे से फिर हम एसेट्स स्टार्ट करते हैं। सेकेंड एसेट्स लिखेंगे। फर्स्ट में आपका आएंगे नॉन करेंट एसेट्स। तो नॉन करेंट एसेट्स में सबसे पहले आती हैं आपकी फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स आपकी टेंजिबल एसेट्स कौन सी होंगी, जैसे फिक्स एसेट्स में जो दिखाई देती हैं जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, मोटर, लॉरी, ये आ जाएंगे। और इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स जैसे कि गुडविल है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट ऑन शेयर्स हैं, ये सब आ जाएंगे। इसके बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो लंबे समय के लिए आपने किए हैं, माने जिनकी अवधि 1 वर्ष से अधिक होगी, इनको हम नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कहेंगे। डिफर्ड टैक्स एसेट्स। डिफर्ड टैक्स एसेट जैसे अगर आपने कोई एडवांस टैक्स लायबिलिटी आपने सोच के रखी थी कि 1 लाख रुपीज़ आपको टैक्स पेमेंट करना है, लेकिन टैक्स लायबिलिटी आपकी आती है 80,000, तो 20,000 आपकी डिफर्ड टैक्स एसेट्स माना जाएगा। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगर आपने किसी दूसरी पार्टी को, दूसरी कंपनी को आपने अगर बिजनेसेस में किसी को लॉन्ग टर्म लोन्स दिए हैं या एडवांसेस दिए हैं जो कि भविष्य में आपको 1 वर्ष से अधिक अवधि के बाद मिलेंगे, वो भी आपके लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आएंगे। इसके बाद सेकंड नंबर पर हमारे आते हैं करेंट एसेट्स। तो पहले हमने देखी फिक्स एसेट्स, फिर आपकी करेंट एसेट्स जो कि चेंजेबल रहेंगी। तो करेंट एसेट में सबसे पहले आपके आएंगे करेंट इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट आपके उनका प्राइस बढ़ता और घटता रहे 1 वर्ष के अंदर। स्टॉक इन्वेंट्रीज, स्टॉक भी क्या होती हैं आपकी, अगर आप परचेज करेंगे तो वो स्टॉक बढ़ेगा, सेल करेंगे तो स्टॉक
कम होगा। ट्रेड रिसीवेबल जैसे बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स हैं, इन्हें भी क्या होते हैं, फ्लैक्चुएट होते हैं। अगर आप क्रेडिट सेल करेंगे तो आपके डेटर्स बढ़ेंगे, और अगर पेमेंट करते रहेंगे आपको तो आपका डेटर्स का अमाउंट कम होता जाएगा। सेम इसी तरह से बिल्स रिसीवेबल भी चलेगा। कैश और कैश इक्विवेलेंट आएंगे इसके बाद। तो कैश तो आप जानते हैं नकदी, और कैश इक्विवेलेंट वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं जिनको आप मार्केट में कभी भी कैश करा सकते हैं, यानी मार्केट में जाएंगे और तुरंत आपको कैश मिल जाएगा। ऐसी सिक्योरिटीज़ को हम कैश इक्विवेलेंट्स बोलेंगे। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, जो आपने 1 वर्ष से कम अवधि के लिए यदि आपने किसी को लोन दिए हैं या एडवांस दिए हैं, जो 1 वर्ष के अंदर आपको प्राप्त हो जाएंगे, ये भी शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस में आएंगे। और इनके अलावा किसी और दूसरी तरह की संपत्ति आएगी तो वो आपकी अदर करेंट एसेट्स हेडिंग में आएगी। सभी का टोटल करेंगे एसेट्स का, क्योंकि लायबिलिटीज़ जो फर्स्ट इससे पहले हमने पढ़ा था, लायबिलिटीज़ का टोटल और एसेट्स का टोटल, दोनों का टोटल आपका इक्वल आएगा। यदि इक्वल नहीं आएगा इट मीन्स आपने किसी न किसी ट्रांजेक्शन को आपने मिस किया है, छोड़ा है, इसलिए आपको उन दोनों को मैच करना पड़ेगा। तो लायबिलिटीज़ और एसेट्स दोनों आपके हमेशा इक्वल आएंगे। वित्तीय विवरण में अगला हमारा फॉर्मेट आता है फॉर्म्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अभी हमने देखा बैलेंस शीट, अब हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट को आप किस तरह से लिखेंगे। लिखने के तरीके से आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिलते हैं, इसी तरह आपका लिखने का जो तरीका है वो इस तरह होना चाहिए। फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 2 सेक्शन 129। सबसे पहले कंपनी का नाम, क्वेश्चन में जो भी कंपनी का नाम दिया उसमें कंपनी का नाम लिखेंगे। देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। शेड्यूलिंग में जब आप कॉलम्स बनाएंगे तो 1 2 3 4, फर्स्ट आपका पर्टिकुलर, नोट नंबर मीन्स डिटेल रहेगा, थर्ड में करेंट ईयर के अमाउंट, और अगर आपको कंपेयर करना है आपके 4 कॉलम बनेंगे। फर्स्ट आपका पर्टिकुलर, सेकेंड नोट नंबर, इसमें डिटेल रहेगा, करंट ईयर में करेंट ईयर के अमाउंट, प्रीवियस ईयर में लास्ट ईयर का अगर आपको कंपेयर करना है, क्वेश्चन में दिया है कंपेरेटिव करने को, तो आपको कंपेयर करने के लिए प्रीवियस ईयर का अमाउंट में लिखना पड़ेगा कॉलम में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फर्स्ट कॉलम आपका पर्टिकुलर, देन नोट नंबर, थर्ड आपका रहेगा करेंट ईयर के अमाउंट का, और लास्ट आपका रहेगा प्रीवियस ईयर के अमाउंट का। यदि क्वेश्चन में पिछले साल का और इस साल दोनों के ही आपको अमाउंट दिए हैं तो आप इन दोनों कॉलम को आपको अमाउंट लिखना पड़ेगा। यदि करेंट ईयर का दिया तो सिर्फ आपको करेंट ईयर को ही फॉलो करना है। सो फर्स्ट देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट चल रहा है आपका स्टेटमेंट का। तो सबसे पहले आप लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी ऐसी कमाई जो बिजनेस को चलाने से हुई। तो सबसे मेन जो कमाई होती है व्यापारी की या कंपनी की वो होती है डायरेक्ट इनकम, और डायरेक्ट इनकम केवल एक ही होती है, वो होती है सेल्स, विक्रय। तो सबसे पहले हम विक्रय को लिखेंगे। सेकेंड पार्ट में लिखेंगे हम अदर इनकम्स। तो सेल्स के अलावा किसी भी तरह की इनकम होगी, जैसे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, किसी तरह का दूसरी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है तो वहाँ आपको जो डिविडेंड रिसीव हो रहा है उसको भी आप यहाँ लिख सकते हैं। मीन्स सेल्स के अलावा किसी भी तरह की जो भी आपकी आय होंगी, इनकम होंगी, उसको आप अदर इनकम कैटेगरीज में टोटल करके लिखेंगे। थर्ड आपका आता है टोटल रेवेन्यू। इट मीन्स सेल्स और डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम दोनों को प्लस करने पर आपका थर्ड क्वेश्चन आएगा टोटल रेवेन्यू। ये आपका टोटल रेवेन्यू को क्लोज कीजिए। देन फोर्थ आपका आता है एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस जानते हैं वे सभी खर्चे किसमें से, आपके सेल्स में से एक्सपेंसेस माइनस होंगे तभी आपको प्रॉफिट निकलेगा आपका। तो एक्सपेंसेस में जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो भी आपने मटेरियल आपने बेचा है उसकी लागत कितनी है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पे मटेरियल की कॉस्ट कितनी थी। फिर मटेरियल उतना सफिशिएंट नहीं होता है जो कि आपका स्टॉक में था लास्ट ईयर, उसको करेंट ईयर में आपको परचेज भी करना रहता है, तो परचेज ऑफ स्टॉक भी यहाँ पर आएगा। इसके बाद एक एक्सपेंसेस है एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉयज़ जो भी कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उसको किसी भी तरह की, चाहे वो सैलरी पे करें, चाहे वो TADA दें या फिर वेजेस दें फैक्ट्री के जो लेबर्स हैं उनको, तो वे सभी एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस आएंगे, वो भी आप टोटल में कॉलम में लिखेंगे। देन फाइनेंस कॉस्ट, अगर आपने किसी तरह का लोन फाइनेंस कराया था, लोन लेने में आपको जो भी एक्सपेंसेस आए वो फाइनेंस कॉस्ट आपको वो भी एक्सपेंसेस में आएगा। देन डेप्रिसिएशन,
फिक्स एसेट्स को जैसे जैसे आप वियर एंड टियर करते हैं, यूज़ करते हैं, हर साल उसका प्राइस कम होता जाता है। इसी कमी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं और इस अमाउंट को भी हम यहाँ पर डिडक्ट करते हैं। तो एक्सपेंसेस का हम टोटल करेंगे। टोटल एक्सपेंसेस आपके 4th हेडिंग में आएगा। सो देखिए, 3rd में हमारा आया था सेल्स टोटल इनकम, 4th में आपके आए थे एक्सपेंसेस। जब 3rd में से 4th माने टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंडिचर आप माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी आएगा, या आप इसको नंबर देंगे 5th। देन 6th में आप टैक्स को डिडक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पीएटी। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी लेस टैक्स पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये जो आपका प्रॉफिट रहेगा ये आपका नेट प्रॉफिट रहेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने आज पढ़े बैलेंस शीट का स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। आपको वार्षिक एग्ज़ाम में 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या तो आपसे पूछेंगे कि डिबेंचर्स आपके किस हेडिंग में आता है या किस सब हेडिंग में आता है, या आपके शेयर होल्डर्स फंड में, शेयर होल्डर फंड के अंदर कौन कौन से आइटम्स आते हैं, या आपसे पूछा जा सकता है कि पीएटी के पहले क्या आता है, या पीबीटी और पीएटी में क्या डिफरेंस है, या इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि आप बैलेंस शीट की मेन हेडिंग्स को एक्सप्लेन कीजिए और फॉर्मेट बनाइए, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को बनाइए उनकी हेडिंग्स के साथ। और अगर हेडिंग्स के अंदर का कुछ अगर पूछेंगे तो आपको पूछेंगे वो कि हेडिंग ये किस हेडिंग में आता है। तो आपको इस बातों का ध्यान रखना है। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट को आप जो मैंने बातें आपको बताई हैं इन बातों को ध्यान में रखकर जब आप पढ़ेंगे तो आपको 100% नंबर आएंगे।